Dear students, very very good morning. बी ए पार्ट थर्ड बी ए पार्ट फर्स्ट की पिछली क्लास में हमने तिलक द्वारा अपनाए गए राजनीतिक साधनों का अध्ययन किया था। आज हम तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी और उनके राष्ट्रवादी होने पर जो प्रश्न चिन्ह लगते हैं उसका अध्ययन करेंगे और तिलक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक विचारों का भी हम अध्ययन करेंगे। तिलक के जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वो इस तरह से है। तिलक एक राष्ट्रवादी है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिए हुए राष्ट्रवादी। उनकी राष्ट्रवाद की धारणा मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, क्योंकि राष्ट्रवाद व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ विज्ञान है। व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति फीलिंग होनी चाहिए और ये फीलिंग ही उसको राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करने की प्रेरणा देती है। आध्यात्मवाद राष्ट्रवाद का प्रेरक तत्व है। राष्ट्रवाद को आध्यात्म से एकदम परे नहीं किया जा सकता। आध्यात्म ही वो चीज़ है, हमारे देश की जो धर्म और संस्कृति की अवधारणा है उसके प्रति हमारे में गौरव की यदि फीलिंग होगी तो हमारे में उसी मात्रा में राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ेगी। पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद तिलक अपना बताते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद राष्ट्र को आगे की ओर बढ़ाने वाला राष्ट्रवाद है। राष्ट्र की उन्नति और प्रगति की अवधारणा वाला राष्ट्रवाद है। राष्ट्र को पीछे की ओर ले जाने वाला ये राष्ट्रवाद नहीं है। इसी तरह स्वदेशी और आधुनिक राष्ट्रवाद, तिलक ने अपने राजनीतिक साधनों में भी स्वदेशी को बहुत महत्व दिया, क्योंकि जब अपने देश में बनी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमारे में अपने राष्ट्र के प्रति एक आकर्षण की भावना, एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और हम उस प्रेम के आधार पर अपने राष्ट्र को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने देश में उत्पादन होगा, अपने देश में कल कारखानों का विकास होगा, तो अपने देश में बेरोजगारी पर भी लगाम लगेगी और गरीबी से भी हमें निजात मिलेगी। और विदेशी को प्रोत्साहन देना राष्ट्रवाद का प्रमाण या प्रतीक कभी नहीं हो सकता। उग्रवादी राष्ट्रवाद, तिलक का लक्ष्य ये था कि राष्ट्रवाद एक स्वयं में साध्य है और इस साध्य को अपनाने के लिए, इस साध्य को पाने के लिए कई बार उग्रवादी साधन भी यदि अपनाने पड़े तो वो अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य यदि नैतिक है तो उसके लिए कई बार साधनों में उपयोगिता के आधार पर कुछ समझौता भी किया जा सकता है। तो तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो उग्रवादी राष्ट्रवाद है। वो कहते थे कि ये स्वराज्य की जो धारणा है ये आपको भीख मांगने से, याचना पद्धति से नहीं मिलेगी। राजनीतिक भिक्षावृत्ति आपको अपने अधिकार नहीं दिला सकती, आपको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इस तरह की सोच वाले व्यक्ति का राष्ट्र से प्रति कितना प्रेम होगा, ये उनका उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक नजर आता है। जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद, वो कहते हैं राष्ट्रवाद या राष्ट्र की जो असली पावर है वो जनता है। कोई भी आंदोलन, कोई भी विचार की प्रेरक वहाँ की निवास करने वाली जनता होती है। तो तिलक ने अपने राष्ट्रवाद का आधार भारत राष्ट्र की संपूर्ण जनता को ही माना। राष्ट्रवाद की अवधारणा का क्रमशः पूर्ण विकास, जिस तरह से हम ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में थे, तो हम एकदम से यदि पूरे देश की आज़ादी नहीं मांग सकते। तिलक का लक्ष्य ये था कि पहले हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हों। हम ब्रिटिश सरकार से ही कुछ सुधारों को अपनाने की बात कहें, भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो और धीरे धीरे हम इसके लायक हो जाएंगे तो हम अपनी पूर्ण आज़ादी की वकालत कर सकते हैं। तो तिलक का मानना ये था कि अभी हमने सोचा तुरंत प्रभाव से राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं होता। राष्ट्रवाद के लिए एक तपस्या, एक साधना, एक लगन की आवश्यकता होती है, जिसका कि धीरे धीरे क्रमिक विकास ही हो सकता है। एक पल में पाया हुआ राष्ट्रवाद एक पल में पतन की ओर भी जा सकता है। अनेक राष्ट्रों की धारणा के
विरुद्ध राष्ट्रीय एकता पर बल। उनका जो राष्ट्रवाद था इस चीज़ पर आधारित था कि एक राष्ट्र में अनेक राष्ट्र नहीं हो सकते। जिस तरह भारतीय आज़ादी के समय यहाँ पर द्विराष्ट्र की बात हुई कि एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र, तो इस तरह की अवधारणा के तिलक विरुद्ध थे। इन अवधारणाओं को वो बहुत ही खतरनाक मानते थे। भारत एक राष्ट्र है, इसमें एक से अधिक राष्ट्र नहीं हो सकते। इस एक ही राष्ट्र में विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न आचार विचार रह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की अवधारणा के रूप में भारत एक है, उसको अनेक या विभिन्न उसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो तिलक के जो राष्ट्रवाद से संबंधित विचार हैं उसको लेकर कई बार तिलक को एक उग्रवादी या सांप्रदायिक होने का भी उन पर आरोप लगता है। जैसे कि पावेल प्राइस ने कहा कि तिलक के राष्ट्रवाद में मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता का भाव था, क्योंकि तिलक हिंदू धर्म के मुख्य प्रवक्ता थे, मुख्य संरक्षक थे। तो कई बार उन पर इस चीज़ का आरोप लगता था कि वो मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध हैं, वो मुस्लिम समुदाय को भारत राष्ट्र का एक अंग नहीं मानते। हालांकि ये सच्चाई नहीं थी। तो पावेल प्राइस ने उन पर जो ये उनका कोटेशन है कि तिलक के राष्ट्रवाद में मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता का भाव था, जिसके कारण मुसलमान राष्ट्रीय धारा से अलग हुए। तिलक के स्वराज्य की मांग ने उनमें संदेह उत्पन्न किए और मुस्लिम वर्ग ने कांग्रेस के विरुद्ध मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लिया। पावेल प्राइस का ये कहना है कि तिलक के राष्ट्रवाद में केवल हिंदू लोगों के प्रति एक सद्भावना भरी थी, और इस चीज़ को जब मुस्लिम जन समुदाय ने समझ लिया तो उन्होंने कांग्रेस के साथ जुड़े रहना स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम लीग की और उन्होंने अपना रुख मुस्लिम लीग की तरफ वो उन्मुख हुए। तो तिलक पर पावेल प्राइस का ये एक आरोप है। इसी तरह वेलेंटाइन सिरोल ने भी तिलक को अशांति का जनक कहा था, क्योंकि तिलक के जो उग्रवादी उद्बोधन हैं राष्ट्र की हिफाजत, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए, उनमें एक उग्रतावादी सोच थी जिसको लेकर उनको आंदोलन का प्रेरक, क्रांति का जनक और अशांति का जनक भी कहा जाता था। वेलेंटाइन शिरोल ने भी उनको अशांति का जनक कहा। जकारिया ने तिलक को हिंदुओं में मौजूद मुसलमानों के विरोध की भावना का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया कि हिंदू समुदाय में जो मुस्लिम समाज का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तिलक थे। रजनी पामदत्त के अनुसार तिलक ने राष्ट्रीय चेतना और हिंदुत्व को परस्पर मिला दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता का मुस्लिम वर्ग राष्ट्रीय धारा से अलग हो गया था। क्योंकि हिंदूवादी सोच पर जो इनकी राष्ट्रीय चेतना आधारित थी, उससे मुस्लिम वर्ग इस संदेह से ग्रसित हो गया कि यदि इस देश को आज़ादी भी मिल गई तो मुस्लिम समाज को वो गरिमापूर्ण सम्मान और इनकी स्वतंत्रता और अधिकारों की हिफाजत हो सकेगी, ये पूरा संदेहपूर्ण है। और वो कांग्रेस से और धीरे धीरे राष्ट्र की विचारधारा से अलग होकर वो पाकिस्तान की मांग को समर्थन करने लग गए। पाकिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की विचारधारा से वो जुड़ने लगे। हालांकि इन आरोपों का खंडन भी किया जाता है। तिलक ने भी कहा कि ये ऐतिहासिक दृष्टि से असत्य आरोप है, और भी विचारकों ने ये कहा कि तिलक पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता। उनका राष्ट्रवाद एक उदारवादी राष्ट्रवाद या सभी के लिए एक अच्छी सोच रखने वाला राष्ट्रवाद था। उनका लक्ष्य ये था कि अलग अलग वर्ग के हितों की रक्षा हम राष्ट्रीय आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी कर सकते हैं। हमारा प्रथमतः लक्ष्य अपने देश को आज़ाद कराना होना चाहिए। इस चीज़ को ही लेकर कई बार उन पर संदेह उत्पन्न हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इस संदेह को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तिलक एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनके राष्ट्रवाद में सभी वर्ग और सभी जाति धर्म के लोगों का समावेश था। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तिलक ने इन आरोपों का, वो तिलक के विचारधारा के समर्थक लोग कहते हैं कि वो
हिंदू और मुस्लिम विचारधारा के जनक नहीं थे, बल्कि वो हिंदू और मुस्लिम एकता, इनके बीच समन्वय का अ, समर्थन करते थे। और ब्रिटिश नौकरशाही का वो विरोध करते थे, क्योंकि ब्रिटिश नौकरशाही ने हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के अगेंस्ट करने का जो कार्य किया था, इसलिए तिलक ब्रिटिश नौकरशाही से बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज में एक दूसरे के प्रति नफरत का बीज बो दिया था। तिलक के राष्ट्रवाद का एक प्रमुख आधार आर्थिक भी था। तिलक ये कहते थे कि आर्थिक रूप से जब तक ये राष्ट्र सक्षम नहीं होगा, यहाँ पर स्वदेशी उत्पादन नहीं होंगे, स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर हमारी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होगी, हम विदेशी सामानों पर हमारी निर्भरता जब खत्म करेंगे, तभी एक सही मायने में सच्चे राष्ट्रवाद का निर्माण होगा। तो उनका राष्ट्रवाद आर्थिक विचारधारा से भी जुड़ा हुआ था, और उनके साधनों में भी उन्होंने स्वदेशी का समर्थन किया और विदेशी वस्तुओं, विदेशी विचार, विदेशी मूल्य, विदेशी शिक्षा प्रणाली का उन्होंने बहिष्कार करने की बात कही। तिलक मुस्लिम विरोधी नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ उनका दिन रात उठना बैठना था, और वो कई तरह की जो समस्याएं हैं समाज की, उन पर उनके साथ विचार विमर्श करते थे, मिलकर उनका समाधान करने का प्रयास भी करते थे। तो तिलक को मुस्लिम विरोधी बिना किसी आधार के नहीं कहा जाना चाहिए। राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता भी तिलक के प्रशंसक थे। तिलक के विचारधारा के समर्थक लोग कहते हैं कि तिलक के विरोधी यदि सभी मुस्लिम जन समुदाय होते तो वो तिलक का समर्थन कभी नहीं करते, जबकि मुस्लिम जन समुदाय और मुस्लिम बड़े बड़े नेता भी तिलक की विचारधारा, तिलक के राष्ट्रवाद की प्रशंसा करते थे कि स्वराज्य से संबंधित जो विचार है, लोगों के अंदर एक क्रांति की भावना भरता है, अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रेम की भावना भरता है, और हर एक व्यक्ति स्वराज्य प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझने लगता है। तो ऐसे राष्ट्रवादी विचारक पर हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। तिलक वर्गीय राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, अपितु वो संपूर्ण भारत राष्ट्रवाद के समर्थक थे। भारत राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हितों के वो समर्थक थे, हितों के वो संरक्षक थे। वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए उनकी सोच कभी भी नहीं रही लेकिन तिलक की उग्रवादी सोच के आधार पर और हिंदू संस्कृति और सभ्यता पर उन्होंने जो भी कभी प्रकाश डाला या उसके समर्थन की जो बातें कही, उसके आधार पर कई बार उनका गलत आकलन, गलत मूल्यांकन किया गया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि तिलक एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका राष्ट्रवाद संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद था, और वो एक वर्ग के नेता नहीं, वो पूरे भारतवर्ष के सभी जन समुदायों के नेता थे। तो तिलक पर राजद्रोही होने का या सांप्रदायिक होने का आरोप किसी भी रूप में सत्य नहीं है। तिलक ने अपने सामाजिक सुधारों के बारे में भी कहा। तिलक के अन्य नेताओं से इस बात पर कई बार वैचारिक मतभेद होता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीय संस्कृति से के संरक्षण से संबंधित कुछ ऐसे कानून बनाए, जैसे सती प्रथा का रोकथाम का कानून बना, इसी तरह बाल विवाह रोकने का कानून बना। तो तिलक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षक कानूनों का वो विरोध करते थे। उनका लक्ष्य था कि भारतवासी अपने संस्कृति संरक्षण के लिए स्वयं अपने कानून बनाए। हमें सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य देश को आज़ाद कराने का होना चाहिए, और जब हम अपने राष्ट्र को आज़ाद करा लेंगे तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार अपने स्तर पर स्वयं कर लेंगे। जबकि अन्य जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि सामाजिक उत्थान के बिना राजनीतिक उत्थान संभव नहीं होता। जब तक लोगों में वो सामाजिक रूप से समरसता उत्पन्न नहीं होगी, सामाजिक समरसता के अभाव में एक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का विचार था कि सामाजिक समरसता, सामाजिक स्वतंत्रता की बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए की जानी चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है। लेकिन तिलक इस मामले पर उनसे उलट ये कहते थे, सामाजिक सुधार बाद में भी किए जा सकते हैं। और उनके समाज सुधारों से संबंधित जो विचार हैं इस प्रकार हैं।
1892 में तिलक ने कहा था कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं में बहुत समानता है। न तो हम देश के वर्तमान प्रशासन से ही संतुष्ट हैं और न ही अपनी सामाजिक दशा से ही, हम तो दोनों में सुधार की आकांक्षा रखते हैं। तो तिलक का ये कहना था कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं में जब कोई भेद ही नहीं है तो हमें दोनों ही समस्याओं का समाधान करना है। बस ये है कि पहले एक बार हमारा राष्ट्र आज़ाद हो जाए और राष्ट्र की आज़ादी के बाद हम अपने शासन प्रशासन को स्वयं संभाल लेंगे तो हम यहाँ की सामाजिक समस्याओं का समाधान भी अपने ही लेवल पर, अपने ही जनमानस की अपेक्षाओं के अनुसार उसका समाधान भी कर लेंगे। ब्रिटिश सरकार को यहाँ के सामाजिक कानूनों का निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। तो तिलक सामाजिक सुधारों में अपने स्वयं द्वारा सुधारों की वकालत करते थे और पहले राष्ट्रीय आज़ादी की बात करते थे। तिलक के सामाजिक विचारों का हम अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।